नमस्कार। आज हम जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की दुनिया में एक तेज गोता लगा रहे हैं। ये एक तरह की तेज लेकिन फोकस्ड यात्रा होगी। हम परीक्षा के नजरिए से जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको उजागर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं जीवन की बिल्कुल नींव से, हम्म कोशिका यानी सेल से। आजकल स्टेम सेल की तो खूब चर्चा है। बेंगलोर में वो संस्थान भी है। हाँ, रीजनरेटिव मेडिसिन का। हाँ। स्टेम सेल की बात करें तो हाँ, बेंगलोर का संस्थान महत्वपूर्ण है। ये अविभेदित कोशिकाएं होती हैं, मतलब उनमें एक क्षमता होती है शरीर के किसी भी अंग की कोशिका बनने की। अच्छा। पर यह याद रखना जरूरी है कि इनसे पूरी तरह एक नया भ्रूण विकसित नहीं किया जा सकता। उसमें कई सीमाएं हैं, नैतिक भी, तकनीकी भी। ठीक है। अब आते हैं कोशिका के अंगों पर। लाइजोसोम, जिसे आत्मघाती थैली कहते हैं। हाँ, ये नाम तो बड़ा डरावना लगता है। हाँ, पर असल में ये कोशिका का रिसाइकलिंग सेंटर है। ये बनता है गोल्जी काई से और कोशिका के अंदर की गंदगी या बाहर से आए कणों को पचाता है। अच्छा। और कभी-कभी अगर कोशिका खराब हो जाए तो ये पूरी कोशिका को ही नष्ट कर देता है। इसीलिए ये नाम पड़ा। समझ गई। और माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ, पावर हाउस, ये सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है और इसका काम है सेलुलर श्वसन से एटीपी बनाना। एटीपी यानी ऊर्जा। बिल्कुल, ऊर्जा। इसीलिए इसे पावर हाउस कहते हैं। प्रीलिम्स में अक्सर इनके फंक्शन पर सवाल आते हैं। और वो पादप बनाम जंतु कोशिका का मुख्य अंतर क्या याद रखें? उसमें 3 मुख्य अंतर पकड़ लीजिए। पहला, पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी एक सख्त कोशिका भित्ति, मतलब सेल वॉल होती है। ठीक है। जंतु कोशिका में ये नहीं होती। दूसरा, पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, और एक बड़ी रसधानी मतलब वैक्यूल होता है पानी जमा करने के लिए। जंतु कोशिका में ये या तो होते नहीं या बहुत छोटे होते हैं। और तीसरा, ऊर्जा जमा करने का तरीका। जंतु कोशिका में ग्लाइकोजन के रूप में, पादप में स्टार्च के रूप में। अच्छा, प्रोटीन सिंथेसिस में किसका रोल? उसके लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम महत्वपूर्ण है। और हाँ, राइबोसोम में झिल्ली नहीं होती, ये भी एक फैक्ट है जो पूछ लेते हैं। और वो तंत्रिका कोशिकाओं वाला पॉइंट? हाँ, जन्म के बाद हमारी नर्व सेल्स में, मतलब तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोशिका का बेसिक समझ आ गया। अब जरा जीवों के वर्गीकरण पर आते हैं। इतने सारे जीव और कुछ नाम तो बड़े कंफ्यूजिंग हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे फ्लाइंग फिश, सिल्वर फिश, ऑक्टोपस को डेविल फिश भी कहते हैं। इनमें से कौन मछली है, कौन नहीं? हाँ, ये नाम सच में उलझा देते हैं। देखिए, फ्लाइंग फिश और समुद्री घोड़ा यानी सी हॉर्स, ये तो असली मछलियां हैं। अच्छा। इनमें गलफड़े होते हैं, फिन्स होते हैं। लेकिन जैसे स्टार फिश है, ये मछली नहीं, ये इकाइनोडर्म है। ओके। जेलीफिश भी मछली नहीं, वो सिलिंड्रेट है। डॉग फिश शार्क की एक प्रजाति है, तो वो मछली है, पर नाम कंफ्यूजिंग है। और सिल्वर फिश? सिल्वर फिश तो असल में एक कीट है, एक इंसेक्ट। अरे, और ऑक्टोपस, हाँ, डेविल फिश कहते हैं उसे, वो मोलस्का ग्रुप का है। कवच नहीं होता उसमें। ये वर्गीकरण तो वाकई ध्यान से देखना पड़ेगा। अच्छा, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा माना जाता है? सबसे पुराना ज्ञात जीव है नीलहरित शैवाल, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया कह सकते हैं। ये प्रोकैरियोटिक है। और इसने ऑक्सीजन बनाने में मदद की थी शायद। हाँ, माना जाता है कि पृथ्वी की शुरुआती वातावरण में ऑक्सीजन इन्हीं की वजह से आई। और ये एक ठंडे खून वाले जीव, पोइकिलोथर्म। हाँ, पोइकिलोथर्म, जैसे मेंढक, सांप, छिपकली, इनके शरीर का तापमान बाहर के तापमान के हिसाब से बदलता है। और हम लोग? हम स्तनधारी और पक्षी गर्म खून वाले हैं, होम्योथर्म। हमारा बॉडी टेम्परेचर स्थिर रहता है। चमगादड़ उड़ता है, पर वो पक्षी नहीं है? नहीं, चमगादड़ स्तनधारी है, मैमल। वो बच्चे देता है, दूध पिलाता है। उड़ना सिर्फ एक अडेप्टेशन है। अच्छा, और कबूतर दूध जैसा कुछ बनाता है? हाँ, वो क्रॉप मिल्क कहलाता है। वो अपने बच्चों को खिलाने के लिए बनाता है। और शुतुरमुर्ग, उसके पैर में 2 उंगलियां? हाँ, ऑस्ट्रिच सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है और उसके पैर में सिर्फ 2 उंगलियां होती हैं। ये सब वर्गीकरण से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। कमाल है, वर्गीकरण की दुनिया ही अलग है। चलिए, अब आते हैं आनुवंशिकी और विकास पर। मेंडल और उनके मटर के प्रयोग। हाँ, जेनेटिक्स की नींव। परीक्षा के लिए क्रोमोसोम, लिंग निर्धारण और जेनेटिक बीमारियां जैसे वर्णांधता मतलब कलर ब्लाइंडनेस, इनके बारे में क्या खास है? ग्रेगर मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स। मानव में 23 जुड़े क्रोमोसोम होते हैं, यानी कुल 46। ठीक है। लिंग का निर्धारण 23वें जुड़े से होता है। XX तो महिला, XY तो पुरुष। और ये पिता से कौन सा क्रोमोसोम आ रहा है, X या Y, उस पर निर्भर करता है। और वर्णांधता? कलर ब्लाइंडनेस, हाँ, ये एक आनुवंशिक रोग है। इसमें लाल और हरे रंग में फर्क करना मुश्किल होता है।
ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव, राइट। इसका क्या मतलब हुआ आसान भाषा में? मतलब ये कि इसका जीन एक्स क्रोमोसोम पर होता है। अब पुरुषों में एक ही एक्स होता है, एक्स वाई। तो अगर उस एक्स पर ये वाला जीन आ गया तो बीमारी हो जाती है। अच्छा। महिलाओं में 2 एक्स होते हैं, एक्स एक्स। तो अगर एक एक्स पर ये जीन हो भी तो दूसरा सामान्य एक्स उसे दबा देता है अक्सर। इसलिए महिलाएं ज्यादातर कैरियर होती हैं, वाहक। मतलब उनमें बीमारी दिखती नहीं पर वो आगे दे सकती हैं। हाँ बिल्कुल, वो अपनी संतानों को, खासकर बेटों को ये जीन दे सकती हैं। इसीलिए ये पुरुषों में ज्यादा कॉमन है। समझ गई। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वो वॉटसन और क्रिक ने। ये भी बहुत कॉमन सवाल है। और जीन में बदलाव को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन। ठीक है, अब विकास की बात करते हैं। जीवन कैसे विकसित हुआ? लेमार्क और डार्विन के सिद्धांतों में क्या बेसिक फर्क है? हाँ, विकास। लेमार्क का सिद्धांत था उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। मतलब जैसे जिराफ ने गर्दन ऊंची की खाने के लिए तो उसकी गर्दन लंबी हो गई और ये गुण अगली पीढ़ी में चला गया। पर ये सही नहीं माना जाता शायद। हाँ, इसे ज्यादातर सही नहीं मानते। डार्विन का सिद्धांत है प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। मतलब प्रकृति उन जीवों को चुनती है जो अपने माहौल में ज्यादा फिट होते हैं। वो ज्यादा जीते हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और धीरे धीरे वो गुण फैल जाते हैं। ये ज्यादा लॉजिकल लगता है। हाँ, यही ज्यादा मान्य है। एक और नाम है ह्यूगो डिब्रीज। उन्होंने म्यूटेशन को विकास का मुख्य कारण बताया। और स्तनधारी कब आए? स्तनधारियों का उदय माना जाता है ट्रायासिक काल में, सरीसृपों के युग में। और जब जीवन शुरू हुआ तब पृथ्वी का वातावरण कैसा था? तब वो अपचायक था, रिड्यूसिंग। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें थी, ऑक्सीजन नहीं थी। डीएनए और आरएनए में क्या मुख्य अंतर है? शर्करा का। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर, आरएनए में राइबोस शुगर। ये छोटे छोटे अंतर भी पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब अपने शरीर के अंदर चलते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी। शुरुआत करते हैं रक्त से, ब्लड से। हाँ, जीवनदायिनी नदी। इसके घटक तो पता है, प्लाज्मा, आरडीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। पर परीक्षा के लिए क्या खास बातें ध्यान में रखनी चाहिए? पीएच, हीमोग्लोबिन। हाँ, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। करीब 55-60% प्लाज्मा होता है, जिसमें 90% तो पानी ही है। बाकी 40-45% रक्त कोशिकाएं। आरबीसी ऑक्सीजन ले जाती है हीमोग्लोबिन की मदद से। डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी देती है। प्लेटलेट्स खून का थक्का जमाते हैं। ओके। कुछ खास बातें। पीएच लगभग 7.4 होता है, यानी हल्का क्षारीय। पुरुषों में हीमोग्लोबिन थोड़ा ज्यादा होता है। प्लेटलेट्स की नॉर्मल रेंज 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। डेंगू में ये कम हो जाती है ना? हाँ, डेंगू में तेजी से गिरती है। प्लीहा यानी स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं और ये कुछ डब्ल्यूबीसी भी बनाता है। और खून नसों में जमता क्यों नहीं? उसके लिए हेपेरिन नाम का पदार्थ होता है रक्त में। ब्लड ग्रुप में ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। हाँ, ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है। और आरएच फैक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो आरएच प्लस पिता और आरएच माइनस माता वाली समस्या। हाँ, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस का खतरा रहता है दूसरी प्रेगनेंसी में, अगर पहली में सावधानी ना बरती जाए। हालांकि अब इसका इलाज है। ठीक है, अब आते हैं दिल पर, हार्ट पर, हमारा पंपिंग स्टेशन। बिल्कुल। 4 चेंबर होते हैं इसमें। ये काम कैसे करता है और इसकी धड़कन में पोटेशियम और पेसमेकर का क्या रोल है? हृदय में 4 कक्ष हैं। हाँ, 2 अलिंद ऊपर, 2 निलय नीचे। ये लगातार सिकुड़ता और फैलता है, ब्लड को पंप करता है। पोटेशियम आयन जरूरी हैं हृदय की मांसपेशियों के सही से काम करने के लिए, धड़कन की लय बनाए रखने के लिए। और पेसमेकर? हृदय का अपना प्राकृतिक पेसमेकर होता है, एसए नोड, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजता है। जब ये खराब हो जाता है तो आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाते हैं। क्या दिल कभी आराम भी करता है? हाँ, 2 धड़कनों के बीच एक बहुत छोटा सा गैप होता है, डायस्टोल के वक्त, तब वो आराम करता है। और नॉर्मल बीपी कितना होता है? 120/80 mmHg। ऊपर वाला सिस्टोलिक, नीचे वाला डायस्टोलिक। कलाई पर जो नब्ज देखते हैं वो दिल की धड़कन ही है। अब शरीर का ढांचा, हड्डियां और मांसपेशियां। वयस्क में 206 हड्डियां होती हैं। सबसे छोटी कौन सी और सबसे बड़ी? सबसे छोटी हड्डी कान के अंदर होती है, स्टेपीज। अच्छा। और सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी जांग की है, फीमर। और सबसे मजबूत मांसपेशी? वो अक्सर जबड़े की मांसपेशी मैसेटर को माना जाता है, चबाने वाली। मांसपेशियों में थकान क्यों होती है? वो लैक्टिक एसिड वाला मामला? हाँ बिल्कुल। जब हम तेज कसरत करते हैं और मांसपेशियों को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो बिना ऑक्सीजन के ऊर्जा बनाने लगती हैं।
इससे लैक्टिक एसिड बनता है जो थकान और दर्द पैदा करता है। और लिगामेंट क्या करते हैं? लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं, टेंडन मांसपेशी को हड्डी से। हड्डियों में मुख्य मिनरल कौन सा होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, अब चलते हैं हमारे फूड प्रोसेसर पर, पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है और फैट यानी वसा को पचाने में क्या मदद करता है? पाचन तो मुंह से ही शुरू हो जाता है। लार में एमाइलेज होता है जो स्टार्च को तोड़ना शुरू करता है। प्रोटीन का मुख्य पाचन पेट में आमाशय में शुरू होता है। वहाँ पेप्सिन एंजाइम होता है। और फैट? फैट के लिए पित्तरस बाइल जूस जरूरी है। ये लिवर में बनता है और गॉल ब्लैडर में जमा होता है। अच्छा। बाइल फैट का पाइसीकरण करता है, इमल्सिफिकेशन, मतलब बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में तोड़ता है ताकि लाइपेज एंजाइम उस पर काम कर सके। ज्यादातर पाचन कहाँ होता है? ज्यादातर पाचन और अवशोषण छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। पैंक्रियास का क्या रोल है? अग्नाशय यानी पैंक्रियास से निकलने वाले रस में कई महत्वपूर्ण एंजाइम होते हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन के लिए, एमाइलेज स्टार्च के लिए और लाइपेज फैट के लिए। और जीभ पर स्वाद का कैसे पता चलता है? जीभ पर अलग अलग जगह स्वाद कलिकाएं होती हैं। आमतौर पर आगे मीठा, पीछे कड़वा और किनारों पर खट्टा और नमकीन। हम सेल्यूलोज क्यों नहीं पचा सकते? हमारे पाचन तंत्र में वो एंजाइम नहीं होते जो सेल्यूलोज को तोड़ सकें। ठीक है। पाचन के बाद सफाई उत्सर्जन तंत्र, गुर्दे यानी किडनीज। हाँ, मुख्य उत्सर्जी अंग। इनका मुख्य काम क्या है? ये कितना ब्लड फिल्टर करते हैं? किडनी का काम है खून से यूरिया जैसे बेकार पदार्थों को छानकर पेशाब बनाना। ये रोजाना लगभग 180 लीटर फ्लूइड फिल्टर करते हैं। 180 लीटर? पर पेशाब तो 1.5-2 लीटर ही बनता है। हाँ, क्योंकि ज्यादातर पानी और काम की चीजें वापस खून में सोख ली जाती हैं। यूरिया बनता लिवर में है पर खून से निकालती किडनी है। और पेशाब की मात्रा को कौन कंट्रोल करता है? कोई हार्मोन? हाँ, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है। शराब पीने से इस पर क्या असर होता है? ज्यादा पेशाब क्यों आता है? शराब ADH का निकलना कम कर देती है, तो पानी का सूखना कम हो जाता है और ज्यादा पेशाब बनता है। इसीलिए डिहाइड्रेशन भी होता है। पेशाब का पीला रंग क्यों होता है? वो यूरोक्रोम नाम के पिगमेंट की वजह से होता है। अगर पेशाब में एल्ब्यूमिन आए तो ये किडनी में कुछ गड़बड़ी का संकेत हो सकता है। पसीने का क्या रोल है? पसीना भी उत्सर्जन का एक तरीका है और ये शरीर का तापमान कंट्रोल करने में भी मदद करता है। अब आते हैं सांस लेने पर श्वसन तंत्र। रेस्पिरेशन। फेफड़ों में गैसों का एक्सचेंज कहाँ होता है? वो होता है एल्वियोलाई में। ये फेफड़ों में बहुत सारी छोटी छोटी हवा की थैलियां होती हैं। उनकी पतली दीवारों से ऑक्सीजन खून में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। अगर खून में ऑक्सीजन कम हो जाए तो हमारा ब्रेन रेस्पिरेटरी सेंटर को सिग्नल भेजता है और सांस लेने की रफ्तार अपने आप तेज हो जाती है। हम जो सांस छोड़ते हैं उसमें कितनी कार्बन डाइऑक्साइड होती है? लगभग 4%। ठीक है, अब शरीर के कंट्रोल सिस्टम पर आते हैं। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। ब्रेन का कौन सा हिस्सा भाषा और संगीत से जुड़ा है? आमतौर पर ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर, बायां भाग, भाषा और लॉजिक को कंट्रोल करता है और राइट हेमिस्फीयर, दायां भाग, क्रिएटिविटी, आर्ट, म्यूजिक से जुड़ा होता है। शरीर का तापमान कौन कंट्रोल करता है? वो करता है हाइपोथैलेमस। ये ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा है जो भूख, प्यास, तापमान जैसी चीजें रेगुलेट करता है। आंखों में कॉर्निया और रेटिना का क्या फंक्शन है? कॉर्निया आंख की सबसे बाहरी ट्रांसपेरेंट लेयर है। लाइट इसी से अंदर जाती है। इसमें ब्लड वेसल नहीं होती, इसलिए कॉर्निया ट्रांसप्लांट आसान होता है। अच्छा। रेटिना अंदर की लेयर है जहां इमेज बनती है, जैसे कैमरे की फिल्म होती है ना, वैसे ही। सुना है ब्रेन में सुई चुभाने पर दर्द नहीं होता। हाँ, क्योंकि ब्रेन टिश्यू में दर्द महसूस करने वाले रिसेप्टर नहीं होते। EEG और ECG क्या मापते हैं? EEG ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मापता है और ECG हार्ट की। अब बात करते हैं हार्मोन्स की। शरीर के केमिकल मैसेंजर। हाँ, एंडोक्राइन सिस्टम। कुछ मुख्य ग्रंथियां और उनके हार्मोन्स जो परीक्षा के लिए जरूरी हैं, जैसे इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन। बिल्कुल, कुछ जरूरी वाले हैं। पैंक्रियाज यानी अग्नाशय, ये इंसुलिन बनाता है, ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। डायबिटीज इसी की कमी से होती है। ये मिक्स ग्लैंड है, हार्मोन भी बनाता है, पाचक रस भी। थायराइड ग्रंथि गले में होती है, थायरॉक्सिन बनाती है। इसके लिए आयोडीन चाहिए, ये मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करती है। एड्रिनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि किडनी के ऊपर होती है, ये एड्रीनलिन बनाती है, जिसे लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। स्ट्रेस में काम आता है।
सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्रेन में होती है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये दूसरी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। ऑक्सीटोसिन, इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। हाँ, ऑक्सीटोसिन ये डिलीवरी और दूध निकलने में मदद करता है और सामाजिक जुड़ाव में भी इसका रोल है, इसलिए लव हार्मोन कहते हैं। और लिंग हार्मोन? अंडाशय से एस्ट्रोजन फीमेल और वृषण से टेस्टोस्टेरोन मेल। ये यौन लक्षणों और प्रजनन के लिए जरूरी हैं। एक रेनिन का भी नाम आया था। हाँ, रेनिन। ये एक एंजाइम है असल में जो छोटे बच्चों में दूध की प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। अच्छा, पित्त यानी बाइल पाचन में मदद करता है, ये तो पता है। हाँ, ये तो सामान्य बात है। पर एक सवाल हिस्टामीन पर था। वो पित्तनाशक नहीं है ना? वो तो एलर्जी से जुड़ा है। सही कहा। हिस्टामिन असल में एलर्जी वाली प्रतिक्रियाओं ने निकलता है, इसीलिए तो एंटी एलर्जिक दवाएं उसे ब्लॉक करती हैं। और त्वचा का रंग जो मेलानिन देता है, मेलानिन, वो सिर्फ रंग ही नहीं देता, वो तो सूरज की जो खतरनाक पराबैंगनी किरणें हैं, यूवी रेज, उनसे भी बचाता है। एक तरह का यूं समझिए नेचुरल सनस्क्रीन। अच्छा। और एक बात और, ये भी इंपॉर्टेंट है कि बॉडी जो है वो एमिनो एसिड्स को स्टोर करके नहीं रखती, मतलब जमा नहीं करती। जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल होते हैं या बदल दिए जाते हैं। हाँ, ये दिलचस्प है कि एमिनो एसिड स्टोर नहीं होते। ओके, अब डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी, जब ये होता है तो सिर्फ पानी कम नहीं होता। नहीं, शरीर से सोडियम क्लोराइड जैसे जरूरी नमक वो भी निकल जाते हैं। बिल्कुल। और शरीर के अंदर जो एसिड बेस बैलेंस है, अम्ल क्षार का संतुलन, उसे बनाए रखने में फास्फोरस का बड़ा रोल है। और वो तापमान वाला पॉइंट कि बॉडी टेम्परेचर लगभग फिक्स रहता है। हाँ, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। बाहर मौसम कैसा भी हो, अंदर का तापमान सामान्यतः नहीं बदलता। ये होम्योस्टेसिस का हिस्सा है। और नसों में जो मैसेज जाते हैं ना, जिन्हें नर्व इम्पल्स कहते हैं, उनके चलने के लिए सोडियम और पोटेशियम आयन ये बहुत जरूरी हैं। सोडियम पोटेशियम, अच्छा। हाँ, ये आयन्स सेल के अंदर बाहर मूव करते हैं और उससे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनता है। और मजे की बात, सोडियम ब्लड प्रेशर कंट्रोल में भी मदद करता है और पोटेशियम वो हार्ट रेट को, हृदय की धड़कन को रेगुलेट करता है। और वो कसरत वाली बात, थकान क्यों होती है? हाँ, वो लैक्टिक एसिड। जब हम बहुत ज्यादा कसरत करते हैं तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है थोड़ी, तो लैक्टिक एसिड बनने लगता है, उसी से थकान महसूस होती है। और त्वचा के नीचे जो फैट होता है, वसा, हाँ। वो सिर्फ एनर्जी स्टोरेज है? नहीं, वो उससे ज्यादा है। वो शरीर की गर्मी को बाहर निकलने से रोकता भी है, मतलब एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। अच्छा, और नींद और रोशनी का क्या कनेक्शन था? हाँ, वो मेलेटोनिन वाला। अगर सोते समय तेज रोशनी हो ना कमरे में, तो शरीर मेलेटोनिन हार्मोन कम बनाता है। और इससे नींद की क्वालिटी खराब हो सकती है। इसीलिए कहते हैं अंधेरे में या कम रोशनी में सोना बेहतर है। और हाँ, वो एक बेसिक सवाल, शरीर में वजन के हिसाब से सबसे ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन। ये तो कई बार देखा है। हाँ, ऑक्सीजन। ये सब शरीर की बेसिक फंक्शनिंग से जुड़े फैक्ट्स हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। बिल्कुल। चलिए अब अगले सेक्शन पर आते हैं, पोषण, विटामिन और उनसे जुड़े रोग। ये तो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक लगता है। हाँ, ये तो है। विटामिन ए, कमी से रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस, ये तो पता है, पर ये लिवर में जमा होता है, ये याद रखना है। सही। और गोल्डन राइस वो इसका एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला। हाँ, गोल्डन राइस। अब विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में, मतलब लोहे को सोखने में मदद करता है। और खट्टे फल, खासकर आंवला, उसमें ये खूब होता है। और कमी से स्कर्वी, मसूड़ों से खून आना। बिल्कुल। फिर आता है विटामिन डी, कैल्सिफेरॉल। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है, हड्डियां कमजोर। हाँ, सूखा रोग जिसे कहते हैं। और विटामिन ई, टोकोफेरॉल। विटामिन ई को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। इसकी कमी से बांझपन, मतलब इनफर्टिलिटी हो सकती है। और विटामिन के, फिलोक्विनोन, ये तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए, यानी खून का थक्का जमाने के लिए बेहद जरूरी है। अब बी कॉम्प्लेक्स की बात करें, इसमें तो कई सारे हैं। हाँ, बी कॉम्प्लेक्स तो पूरा ग्रुप है, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी। जैसे B1, थायमीन, उसकी कमी से बेरी, B2, राइबोफ्लेविन, कमी हो तो त्वचा, होठों के किनारे फटने लगते हैं, किलोसिस कहते हैं उसे। विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये सपने याद रखने में मदद कर सकता है। सच में? सपने याद रखने में? हाँ, कुछ स्टडीज ऐसा कहती हैं। और B12, साइनोकोबालामीन, ये खास है
क्योंकि इसमें कोबाल्ट धातु होती है। कोबाल्ट, अच्छा। हाँ, और इसकी कमी से एनीमिया तो होता ही है, साथ में नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और एक जरूरी बात, विटामिन बी और सी, ये दोनों पानी में घुलते हैं। हाँ, वाटर सॉल्युबल। इसलिए ये शरीर में जमा नहीं होते, रोज लेने पड़ते हैं। सही। अब प्रोटीन पर आते हैं। हाँ। बाल, त्वचा, नाखून, इनमें कौन सा प्रोटीन था? केराटिन, बालों और नाखूनों की मजबूती उसी से है। केराटिन। और गेहूं में? ग्लूटेन, जिससे कुछ लोगों को दिक्कत होती है। हाँ, ग्लूटेन सेंसिटिविटी या सीलियाक डिजीज। हाँ, और सोयाबीन, वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। करीब 40% तक प्रोटीन होता है उसमें। 40%? काफी ज्यादा है। हाँ, और जो एंजाइम्स होते हैं ना, जो हमारे शरीर में रिएक्शंस को तेज करते हैं, वो भी असल में प्रोटीन ही होते हैं। अच्छा, एंजाइम्स भी प्रोटीन है। हाँ। दूध का सफेद रंग? वो केसीन प्रोटीन की वजह से। और जो हल्का पीलापन होता है? वो कैरोटीन से आता है। मीठापन? लैक्टोज शुगर से। ओके। अब खनिज, मिनरल्स। हाँ। सोडियम, पोटेशियम की बात तो हुई, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट। हाँ, और पोटेशियम की अगर बहुत ज्यादा कमी हो जाए तो मांसपेशियों में कमजोरी और लकवा यानी पैरालिसिस तक हो सकता है। अरे बाप रे। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग, गोइटर, थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। कैल्शियम तो हड्डियों और दांतों के लिए मेन मिनरल है ही। रागी, वो इसका अच्छा शाकाहारी सोर्स है। रागी, हाँ। और आयरन के लिए? पालक। पालक तो बेस्ट है आयरन के लिए। एनीमिया से बचाता है। अब एनर्जी की बात। फैट से सबसे ज्यादा कैलोरी मिलती है ना? हाँ, 1 ग्राम फैट से करीब 9 किलो कैलोरी, जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों से लगभग 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। डबल से भी ज्यादा? बिल्कुल। लेकिन बॉडी एनर्जी के लिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करती है, फिर फैट का नंबर आता है, फिर प्रोटीन का। और केले में कितनी कैलोरी थी? 100 ग्राम केले में करीब 116 किलो कैलोरी, इंस्टेंट एनर्जी। और पानी में? पानी में 0 कैलोरी। ये याद रखना चाहिए। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में जो हानिकारक फ्री रेडिकल्स बनते हैं ना, उनसे सेल्स को बचाते हैं। एजिंग प्रोसेस स्लो करते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। विटामिन ए, सी और ई, ये अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। अच्छा, और कोलेस्ट्रॉल में अच्छा बुरा क्या है? एचडीएल, एलडीएल? एचडीएल को अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, एलडीएल को बुरा। ट्रांस फैट जो प्रोसेस्ड फूड में होता है, वो एलडीएल बढ़ाता है और एचडीएल कम करता है। हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ता है इससे। ट्रांस फैट से बचना चाहिए मतलब। और बुलीमिया क्या था? बुलीमिया नर्वोसा, ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है। इसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा खाता है, फिर वजन बढ़ने से रोकने के लिए, मतलब उल्टी करना या लैक्सेटिव लेना जैसे तरीके अपनाता है। ओह, ये तो गंभीर समस्या है। चलिए, अब रोगों और सूक्ष्म जीवों पर आते हैं। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, ये सिर्फ बैक्टीरिया पर काम करती हैं? बिल्कुल, ये बहुत कॉमन गलती है। लोग सर्दी जुकाम जो कि वायरल होता है, उसमें भी एंटीबायोटिक ले लेते हैं, कोई फायदा नहीं होता। ये सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही काम करती हैं। तो कुछ प्रमुख रोग देख लेते हैं उनके कारक के हिसाब से। बैक्टीरिया से कौन कौन से? बैक्टीरिया से होने वाले मुख्य रोग हैं कुष्ठ यानी लेप्रेसी, प्लेग, टिटनेस, टीबी यानी क्षय रोग। टीबी के लिए वो कौन सा टेस्ट था और टीका? टीबी के लिए मॉन्टोस टेस्ट होता है और बचाव के लिए बीसीजी का टीका। फिर टाइफॉइड, इसके लिए विडाल टेस्ट। निमोनिया, डिप्थीरिया, हैजा यानी कॉलरा, ये सब बैक्टीरिया से हैं। ओके, अब वायरस वाले? वायरस से तो बहुत हैं। एड्स जो HIV रेट्रोवायरस से होता है, इसके लिए एलिसा टेस्ट होता है। एलिसा? खसरा, मीजल्स, हेपेटाइटिस, पोलियो, जिसका टीका जॉन सॉल्क ने बनाया। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स, उसका टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा, जिन्हें टीकाकरण का जनक कहते हैं। हाँ, एडवर्ड जेनर। डेंगू जो एडीज मच्छर फैलाता है, इसमें प्लेटलेट्स तेजी से गिरते हैं। चिकनगुनिया, बर्ड फ्लू, H5N1 वायरस, रेबीज जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। पानी से डर? हाँ, और सामान्य जुकाम जो ज्यादातर राइनोवायरस से होता है। जापानी इंसेफेलाइटिस भी वायरस से है, जिसका संबंध सूअर और मच्छरों से है। ठीक है। बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, अब फंगस, कवक। फंगस से होने वाले रोगों में गंजापन, मतलब कुछ तरह का बोल्डनेस शामिल है। और हाँ, मार्किल या गुच्ची, वो एक खाने वाला महंगा कवक है। अच्छा। और प्रोटोजोआ? प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है, जिसका कारक प्लाज्मोडियम है। इसे फैलाती है मादा एनाफ्लीज मच्छर। इसकी दवा कुनेन या आर्टीथर है। ये स्प्लीन और ब्लड सेल्स को प्रभावित करता है। मलेरिया तो बहुत कॉमन है। और कालाजार लीशमेनिया से होता है, बालू मक्खी फैलाती है। निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस।
ट्रिपेनोसोमा से सीसी मक्खी फैलाती है, और फाइलेरिया, जिसे हाथी पांव कहते हैं, वो वुचेरेरिया नाम के राउंडवर्म निमेटोड से होता है, इसे मच्छर फैलाते हैं। ये सब वाहक जनित रोग हैं, मच्छर, मक्खी। अच्छा, इनके अलावा और कौन से महत्वपूर्ण रोग हैं? कैंसर जैसे? हाँ, कैंसर। ये कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि है। जांच के लिए बायोप्सी, मतलब टिश्यू का सैंपल लेना, और पेट स्कैन। इलाज में कोबाल्ट 60 से रेडियोथेरेपी, और अब IMRT जैसी एडवांस्ड तकनीकें भी हैं। कार्सिनोमा सबसे कॉमन है। हाँ, कार्सिनोमा एपिथेलियल सेल्स का कैंसर है, सबसे आम। ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर है, जिसमें व्हाइट ब्लड सेल्स असामान्य रूप से बढ़ जाते हैं। और मधुमेह, डायबिटीज? ये अग्नाशय, मतलब पैंक्रियाज की गड़बड़ी से होता है, जब इंसुलिन ठीक से नहीं बनता या काम नहीं करता। HbA1c टेस्ट से पिछले कुछ महीनों का एवरेज शुगर लेवल पता चलता है। इसके लक्षण क्या थे? ज्यादा प्यास लगना। हाँ, ज्यादा प्यास, बार बार पेशाब आना, ज्यादा भूख लगना, ये मुख्य लक्षण है। हृदय रोग का मुख्य कारण? धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमना, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। जांच के लिए ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और इलाज में बीटा ब्लॉकर जैसी दवाएं देते हैं। और वो गोल्डन आवर, हाँ, हार्ट अटैक के बाद का पहला घंटा। इसमें तुरंत इलाज मिलने से जान बचने और दिल को नुकसान कम होने की संभावना बढ़ जाती है। ये बहुत जरूरी जानकारी है। आप कुछ आनुवंशिक रोगों की बात करते हैं, हीमोफीलिया, जिसमें खून आसानी से जमता नहीं। वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें लाल और हरे रंग में फर्क करना मुश्किल होता है। थैलेसीमिया, जिसमें हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं बनता। ये सब आनुवंशिक हैं। पर रतौंधी आनुवंशिक नहीं है ना? नहीं, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है, आनुवंशिक नहीं। अच्छा, अब वो पर्यावरण वाले रोग, मिनीमाटा? हाँ, ये प्रदूषण से जुड़े हैं। मिनीमाटा बीमारी जापान में हुई थी, पानी में पारे यानी मरकरी के प्रदूषण से। इटाइटाई रोग कैडमियम से। और ब्लू बेबी सिंड्रोम? वो पानी में नाइट्रेट ज्यादा होने से बच्चों में होता है। फ्लोराइड ज्यादा हो तो नॉक्नी सिंड्रोम, और दांतों में दिक्कत। एस्बेस्टस से फेफड़ों का रोग, एस्बेस्टोसिस। और गिद्धों की संख्या क्यों कम हुई थी? वो डाइक्लोफेनिक सोडियम दवा की वजह से। ये दवा पशुओं को दर्द निवारक के तौर पे दी जाती थी। जब वो मर जाते थे और गिद्ध उन्हें खाते थे तो उनके गुर्दे फेल हो जाते थे। कितनी दुखद बात है। अच्छा, शरीर की जांच के लिए कुछ और तकनीकें? EEG यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ये ब्रेन की एक्टिविटी मापता है। EOG आंखों की मूवमेंट, और EMG मांसपेशियों की। और डायलिसिस तब करते हैं जब किडनी खराब हो जाती है। ये मशीन से खून साफ करने की प्रक्रिया है। किडनी का काम ही खून साफ करना है। और पथरी, वो किसकी बनती है? ज्यादातर कैल्शियम ऑक्सिलेट की। मोतियाबिंद आंख का रोग है। पीलिया लिवर को प्रभावित करता है, बिलिरुबिन बढ़ जाता है। एनोस्मिया मतलब सूंघने की शक्ति खत्म होना। पार्किंसन दिमाग से जुड़ा है। सेरेब्रल पाल्सी बच्चों का मस्तिष्क विकार है। और मेनिंजाइटिस, वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की झिल्ली में सूजन। बिल्कुल, मेनिंजस में सूजन। बाप रे, रोगों की तो लंबी लिस्ट है। चलिए अब थोड़ा पौधों की दुनिया में चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, ये क्या है संक्षेप में? ये वो प्रक्रिया है जिससे हरे पौधे सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना खाना बनाते हैं, मतलब ग्लूकोज, और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। इसमें एनर्जी बदलती है? हाँ, प्रकाश ऊर्जा यानी लाइट एनर्जी बदल जाती है रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी में। और क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के अणु के सेंटर में मैग्नीशियम आयन होता है। और वो C4 चक्र? वो फोटोसिंथेसिस का एक ज्यादा एफिशिएंट तरीका है, खासकर गर्म और सूखी जगहों के पौधों के लिए। मक्का, गन्ना, इनमें यह होता है। सबसे पहले मक्का में खोजा गया था। क्या बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? हाँ, कुछ बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नील हरित शैवाल भी कहते हैं, कुछ तो बिना सूरज की रोशनी के भी केमिकल एनर्जी से खाना बना लेते हैं। अच्छा, पौधों के हार्मोन भी होते हैं? हाँ, बिल्कुल। जैसे साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में मदद करता है, ऑक्सिन पौधे को रोशनी की तरफ मोड़ने में, और एथिलीन वो गैसीय हार्मोन है जो फलों को पकाता है। हाँ, फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल भी करते हैं इसे। बिल्कुल, कृत्रिम रूप से पकाने में भी। पौधे नाइट्रोजन कैसे लेते हैं? सीधे हवा से? नहीं, वो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं मिट्टी से। सही। और दाल वाले पौधों की जड़ों में वो गांठें होती है ना? हाँ, उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। वो हवा की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, मतलब पौधों के काम आने लायक बनाते हैं। इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं।
एजोला जो एक फर्न है और नीलहरित शैवाल भी ये काम करते हैं। धान के खेतों में बहुत उपयोगी हैं। और वो कीटभक्षी पौधे? वो ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, तो वो कीड़े पकड़कर उनसे नाइट्रोजन ले लेते हैं। वाह। अब कुछ आर्थिक महत्व के पौधे और उत्पाद जल्दी से। करौंदा, उसमें आयरन होता है। सर्पगंधा, उससे रिसर्पिन दवा मिलती है ब्लड प्रेशर के लिए। टमाटर का लाल रंग, लाइकोपिन। केसर, फूल का सूखा हुआ वर्तिकाग्र और वर्तिका। लौंग, सूखी हुई फूल की कली। हल्दी और अदरक। ये तने हैं, मतलब प्रकंद या राइजोम। अफीम, कच्चे फल के लेटेक्स से। मेन चीज मॉर्फिन है। हींग, जड़ और तने से निकला रेजिन। रबर, तने के लेटेक्स से। कुनैन, सिंकोना पेड़ की छाल से। मलेरिया की दवा। चिलगोजा। पाइन का बीज। मिर्च क्यों तीखी लगती है? कैप्सिसिन नाम के केमिकल की वजह से। पौधों में पानी और खाना कौन पहुंचाता है? जाइलम और फ्लोएम। हाँ, जाइलम पानी और मिनरल्स को जड़ से ऊपर ले जाता है। फ्लोएम पत्तियों में बना खाना नीचे और दूसरे हिस्सों में। पेड़ की उम्र कैसे पता चलती है? तने को काटने पर जो गोल छल्ले दिखते हैं ना, एन्युअल रिंग्स, उनको गिनकर। और लाइकेन, वो क्या है? लाइकेन कवक और शैवाल का मिलाजुला रूप है, सिम्बायोसिस। कवक रहने की जगह देता है, शैवाल खाना बनाता है। ये वायु प्रदूषण के बहुत अच्छे इंडिकेटर हैं। प्रदूषण के सूचक कैसे? हाँ, खासकर सल्फर डाइऑक्साइड वाले प्रदूषण के प्रति ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। जहां प्रदूषण ज्यादा होता है वहां ये नहीं उगते। अच्छा, और हाइड्रोपोनिक्स? वो बिना मिट्टी के सिर्फ पानी और पोषक तत्वों के घोल में पौधे उगाने की तकनीक है। चलिए, अब कुछ विविध यानी मिसलेनियस फैक्ट्स। जार्विक 7 वो एक शुरुआती आर्टिफिशियल हार्ट था। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? लखनऊ में नेशनल बायोटेक्नोलॉजी पार्क। भारत में पहला सफल हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया? डॉक्टर पी वेणुगोपाल की टीम ने एम्स दिल्ली में। रेशम क्या है केमिकली? प्रोटीन है। और लाख? वो एक नेचुरल रेजिन है, कीड़े से मिलता है। 2,4-D? ये खरपतवार नाशक है, वीडीसाइड। ट्रिटिकेल? ये इंसान द्वारा बनाई गई पहली अनाज फसल है, गेहूं और राई का हाइब्रिड। चांदी का पत्थर? सिल्वरफिश। बायोडिग्रेडेबल है? नहीं, सिल्वरफिश एक कीट है और वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। विश्व एड्स दिवस? 1 दिसंबर। संकल्प परियोजना? एड्स HIV रोकथाम से जुड़ी है भारत में। विश्व पर्यावरण दिवस? 5 जून। पृथ्वी को हरा ग्रह क्यों कहते हैं? उसके जीवन समर्थक गुणों की वजह से, साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट में। ऊंचाई पर नाक से खून क्यों आता है? नक्सीर? क्योंकि ऊपर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, शरीर के अंदर और बाहर के प्रेशर का अंतर बढ़ जाता है। एमनियोसेंथिसिस? वो भ्रूण के चारों ओर के फ्लूइड की जांच है, आनुवांशिक बीमारियों का पता लगाने के लिए, पर इसका दुरुपयोग लिंग जांच में भी होता है। शहतूत शॉल किससे बनती है? वो चीरू नाम के तिब्बती मृग के बालों से। प्रतिबंधित है ये। प्याज काटने पर आंसू क्यों आते हैं? सल्फेनिक एसिड निकलता है, वो आंखों में लगता है। चाय और कॉफी में कॉमन क्या है? कैफीन, एक स्टिम्युलेंट है। मच्छर भगाने वाली कॉइल में? पायरेथ्रीन होता है, गुलदाउदी जैसे पौधे से मिलता है, नेचुरल कीटनाशक है। मधुमक्खी का कोई और इस्तेमाल? हाँ, उनकी सूंघने की गजब की क्षमता का इस्तेमाल बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कर सकते हैं। वाह। जीवित जीवाश्म, लिविंग फॉसिल? जिंको बायलोबा पेड़ इसका अच्छा उदाहरण है, करोड़ों साल से ज्यादा बदला नहीं है। शुतुरमुर्ग कितना तेज दौड़ता है? करीब 40 मील प्रति घंटा, यानी 65 किलोमीटर प्रति घंटा। और कबूतर दूध पिलाते हैं? हाँ, वो अपनी क्रॉप से एक दूध जैसा पदार्थ निकालते हैं, क्रॉप मिल्क, बच्चों को खिलाने के लिए। अच्छा, अब वो रेडियो आइसोटोप्स का इस्तेमाल? कोबाल्ट 60? कोबाल्ट 60 कैंसर की रेडियोथेरेपी में, सोडियम 24 खून के थक्के का पता लगाने में, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि की जांच और इलाज में। और लेजर? लेजर का इस्तेमाल आजकल बहुत होता है, खासकर आंखों की सर्जरी में। तो ये था बायोलॉजी के कुछ अहम फैक्ट्स का रिवीजन। हमने पिछले पेपर्स के बेस पर काफी सारे जरूरी पहलू कवर करने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और शेयर करें।